नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीत कुमार उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज से मैं एक नया एपिसोड स्टार्ट कर रहा हूँ इन्वायरमेंट के ऊपर। बहुत सालों से भुवनेश्वर में रह रहा हूँ और लास्ट 10 साल से मैं इसके इन्वायरमेंट को देख रहा हूँ। हर साल इन्वायरमेंट में बदलाव हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मानसून लेट हो रहा है, कहीं ना कहीं एक अलग उलट पुलट दिखाई दे रहा है। तो आज से मैंने एक स्टोरी स्टार्ट किया है संजीत से व्यू वन इन्वायरमेंट। तो इसके अंदर मैं धीरे धीरे एक एक स्टोरी के थ्रू से लोगों को अवेयर करूँगा इन्वायरमेंट के ऊपर, लोगों को नॉलेज दूंगा इन्वायरमेंट के ऊपर, और स्टोरी के साथ में अपने मेमोरीज को शेयर करूँगा जो मैंने सीखा है लास्ट 15 सालों में, उसे मैं धीरे धीरे लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो आज स्टोरी है मेरी फर्स्ट फील्ड विजिट की। ये बात है 2009 का, जब मैं पहली बार सिमलीपाल गया था। जर्नी स्टार्ट होता है भुवनेश्वर से। मैं और मेरे टीम डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्रा और दूसरे स्कॉलर्स के साथ है। उस समय मैं रीजनल प्लांट रिसोर्स सेंटर में एक ट्रेनी के रूप में काम कर रहा था और पहली बार मुझे जाने का मौका मिला सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। 2009 की बात है। हम भुवनेश्वर से निकले और मुझे कुछ भी पता नहीं था प्लांट के बारे में, क्योंकि मैं जूलॉजी बैकग्राउंड से आता हूँ। इथनोबॉटनी के बारे में, किसी नेशनल पार्क के बारे में, किसी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, और ये सब कुछ नया था। हम यहाँ से जसीपुर पहुँचे, नाइट हॉल्ट किए, सुबह वहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स खरीदने के बाद हम सिमलीपाल की तरफ चल दिए। पहला हॉल्ट हमारा बुलबुलिया था, जहाँ हमें 10 डेज रहना था फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में। तो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में हमने जब बुलबुलिया में रहना शुरू किया, तब हमें पता चला कि वातावरण कितना अलग है भुवनेश्वर से सिमलीपाल का। मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक का टाइम रहा होगा। भुवनेश्वर में गर्मी थी हल्की, बट वहाँ पे काफ़ी ठंड था। हमने बुलबुलिया से अपना काम शुरू किया और इथनोबॉटनी के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। इथनोबॉटनी में बात करने से पहले सिमलीपाल के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। सिमलीपाल डिवाइड है सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व के रूप में। अगर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को देखा जाए तो ये 2750 किलोमीटर वर्ग पर फैला हुआ है, जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके आसपास और भी अलग दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया हैं, सेंचुरी हैं, जैसे हादागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो और सिमलीपाल को अगर उसके नामकरण को देखा जाए तो क्यों उसे सिमलीपाल कहते हैं, तो जब आप सिमलीपाल के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारा सेमल और सिमली का पेड़ दिखाई देगा। साइंटिफिकली इसको बॉम्बेक्स सीबा कहते हैं। सिमली का पेड़ अधिक होने के कारण उस एरिया को सिमलीपाल कहा जाता है। अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो सबसे पहले ये सिमलीपाल एलिफेंट रिजर्व हुआ करता था। उसके बाद 1956 में ये टाइगर रिजर्व बना, और जब लॉन्च हुआ 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर वहाँ पे, और 1979 में जसीपुर में रामतीर्थ एक जगह है जहाँ पे मुगर क्रोकोडाइल स्कीम, मतलब रिसर्च वन मुगर क्रोकोडाइल स्टार्ट हुआ। अब अगर इसके फ्लोरा और फौना के बारे में बात करते हैं तो ये जो लैंडस्केप है, ये जो एरिया है, जिसमें 7% फ्लावरिंग प्लांट है, फूलों वाली प्लांट है, 8% ऑर्किड है, 7% रेप्टाइल्स है, 20% बर्ड्स है, 11% मैमल्स है, जो पूरे इंडिया का मतलब 7% फ्लावरिंग प्लांट्स इंडिया का सिमलीपाल में पाया जाता है। 8% ऑर्किड सिमलीपाल का इंडिया का सिमलीपाल में पाया जाता है। 7% रेप्टाइल्स इंडिया का सिमलीपाल में पाया जाता है। 20% बर्ड्स इंडिया का सिमलीपाल में पाया जाता है। 11% मैमल इंडिया का सिमलीपाल में पाया जाता है। और अगर हम सिमलीपाल के डाइवर्सिटी के बात करें तो लगभग 1300 जो पौधे हैं, 1300 प्लांट स्पीसीज आप सिमलीपाल में पा सकते हैं।
लगभग 103 और 4 स्पेसीज ऑफ ऑर्किड आप वहाँ पे देख सकते हैं। 75 स्पेसीज जो हिमालयन एरिया में पाया जाता है उसे भी आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे हैं, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, प्लांट है, फॉरेन स्पेसीज है। तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब बात करते हैं इथनोबॉटनी का। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स हैं, पर अगर मुख्यतः देखा जाए तो 2 ट्राइब काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो दोनों प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के अंदर आते हैं, मांकड़िया एंड इरिंगा खड़िया। अगर मांकड़िया की बात किया जाए, मांकड़िया का अर्थ होता है वो ट्राइब जो मंकी के फ्लेश खाते हैं। मांकड़िया इट मीन्स फ्लेश हु कंज्यूम द फ्लेश ऑफ मंकी एंड दे आर नोन, वो जाने जाते हैं सियाली के रॉब बनाने, सियाली के जो छाल है उससे वो रॉब बनाते हैं। सियाली के बारे में उनको अच्छा नॉलेज है, जंगल के बारे में नॉलेज अच्छा है, सियाली के पत्तों के बारे में नॉलेज अच्छा है। वो पत्तों से, बाग से, विभिन्न प्रकार के जो जीवन में हर दिन काम आने वाले वस्तुएं हैं हमारे घर के, उससे बनाते हैं। अगर खड़िया का बात किया जाए या इरंगा खड़िया को, तो उनसे बेहतर कोई नहीं है जो हनी कलेक्शन करते हैं, मतलब मधु का कलेक्शन करने वाले सबसे अच्छे आदिवासी के रूप में देखा जाए तो वो खड़िया है, इरंगा खड़िया। तो ये दोनों आप कह सकते हैं जान है सिमलीपाल के, और ये दोनों के बीच में इतना ज़्यादा इथनोबॉटनी फैला हुआ, मतलब ये प्लांट से इतना रिलेटेड है कि वो जंगल पर निर्भर करते हैं, प्लांट से भोजन पाते हैं, प्लांट से मेडिसिन पाते हैं, और भी जो डे टू डे का रिक्वायरमेंट है वो हर कुछ वो जंगल से लेते हैं। तो इनको बहुत ही अच्छा नॉलेज है इथनोबॉटनी के बारे में। इथनोबॉटनी का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स, रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स। तो 2009 में मैंने सबसे पहले इथनोबॉटनी शुरू किया। डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्रा मेरे गाइड थे, मेरे मेंटर थे। उन्होंने हमें सिखाना शुरू किया कि इथनोबॉटनी कैसे किया जाता है, प्लांट के इन्फॉर्मेशन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, प्लांट स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट किया जाता है, हर्बेरियम कैसे बनाया जाता है, और उसको फिर कैसे डॉक्यूमेंट किया जाता है। अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ देखा हूँ, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन देखा हूँ, जहाँ पे लोग लोकल प्लांट के बारे में कम बात करते हैं। मैंने बोला कि इन्वायरमेंट मतलब कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मॉनसून का आना लेट हो रहा है या फिर टाइम चेंज हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि कम से कम 30% से ज़्यादा हर एक एरिया, हर एक बाउंड्री में फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अगर फॉरेस्ट कवर है, वाटर बॉडीज है, और अभी भी हम पारंपरिक जीवन शैली जीते हैं, तो वातावरण ठीक हो सकता है। अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, पर अगर हम नहीं सोचेंगे इसके बारे में तो लेट होगा। और हमें साइंटिफिकली जाना है। जैसे हमने कहीं पे कल वीडियो में देखा था, किसी ने सीड बॉल बनाया है और उसे लद्दाख में डाल रहे हैं। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि लद्दाख का फ्लोरा अलग है। हम कहीं का फ्लोरा को कहीं पे नहीं उगा सकते हैं, हम आकाशिया को कहीं पे हर जगह पे नहीं लगा सकते हैं। मेरा लास्ट टूर झारखंड में था, हमने झारखंड में कहीं पे बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट कर रहा था, हमने हर जगह पे देखा आकाशिया का प्लांटेशन है। ये गलती किसी का भी हो, पर इसका भुगतान हर किसी को झेलना पड़ेगा, हर किसी को भुगतान करना पड़ेगा, और ये भुगतान करना शुरू कर दिए हैं। और आने वाले समय में अगर हम साइंटिफिक रूप से इन्वायरमेंट को नहीं देखेंगे तो हमारा जनरेशन कम्प्लीटली ब्लैक है। विभिन्न प्रकार के रोग होंगे, ठीक है, कि वातावरण का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, विभिन्न प्रकार के पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, नया नया पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, जिसकी मेडिसिन बनाने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। आप ऑलरेडी, हम लोग कोविड-19 से गुजर चुके हैं, हम देख चुके हैं कोविड-19 के वैक्सीन बनाने में कितना वक्त लगा। जब तक वैक्सीन बना तब हम कितने लोगों को खो चुके, कितने अपने रिलेटिव्स को, अपने संपर्क के लोगों को, अपने दोस्तों को, अच्छे पर्सनैलिटीज़ को हम खो चुके हैं।
तो ये और भी आने वाला है अगर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे और साइंटिफिकली सोचना है। जैसे अगर उड़ीसा में हम हैं, अगर उड़ीसा के कोस्टल एरिया में है तो हमें वहाँ पे झाड़ू लगाना है, वहाँ पे अकासिया नहीं लगाना है। तो वातावरण के अनुसार, लैंडस्केप के अनुसार हमें पौधों का चयन करना है, वहाँ पे पौधा लगाना है, उसकी सुरक्षा करना है, मतलब हैबिटेट को रीस्टोर करना है, ताकि जल्दी से जल्दी इन्वायरमेंट को जो घाव लगा है उसको हम ठीक कर पाए। तो ये मेरी पहली जर्नी थी डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्रा के साथ। हम 10 से 12 दिन गुड़गुड़िया में रहे, वहाँ पे बहुत सारा इथनोबॉटनी कलेक्ट किए और उसके बाद हम वहाँ से दूसरे जगह पे चले गए। सिमलीपाल के अंदर ही नहोना एक जगह है, अभी तो बहुत परिवर्तन हो गया है सिमलीपाल के अंदर, पर 2009 में इतना परिवर्तन नहीं था। बहुत सारे हमने इंडिजिनस थ्रेटेंड स्पेसीज देखा था, जैसे लासिको का कॉम्बरी हमने देखा, सराका अशोका को हमने वाइल्ड में देखा, राउल्फिया सर्पेंटिना का एक अच्छा पॉपुलेशन हमने 2009 में देखा था। पर जब मैं 2022 में सिमलीपाल विजिट किया तो बहुत ही कम पॉपुलेशन हमने राउल्फिया सर्पेंटिना का देखा और एक ही जगह पे हमने लासिको का कॉम्बरी को देखा। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पे भी चेंजेस शुरू हो गया है। अर्बन एरिया में तो चेंजेस हो चुका है, ओके, रूरल एरिया में चेंजेस कंटिन्यूस हो रहा है, और जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है, कोर एरिया, वहाँ पे भी चेंजेस शुरू हो गया है। तो हमारे पास वक्त नहीं है, हम जितना जल्दी हो सके साइंटिफिकली अपने वातावरण को बचाने के लिए प्लांटेशन करें। बार बार मैं बोल रहा हूँ साइंटिफिकली का अर्थ है लोकल प्लांट, लोकल एक लैंडस्केप से जुड़ा लोकल चीज़ें, चाहे वो लोकल फॉनल स्पेसीज हो या लोकल फ्लोरल स्पेसीज हो या लोकल और भी कुछ चीज़ें हो। और पारंपरिक जीवन शैली को हमें अपनाना है, केमिकल्स को दूर करना है। तो हम नहोना में 15 दिन रुके। 15 दिन में नहोना में रुकने के बाद हमने बहुत सारा स्टडी किया प्लांट के बारे में, लोगों के बारे में, और मैंने पहली बार सीखा, पहली बार आप कह सकते हैं मैंने जाना कि जो लोग हैं वो फॉरेस्ट पे कितना डिपेंडेंट है, प्लांट उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है अपने दिनचर्या में। तो हमें भी वहाँ से सीखना है और अपने दिनचर्या में कुछ प्लांट्स को उपयोग करना। जैसे तुलसी, अगर हमें कफ होता है तो हम तुलसी का व्यवहार कर सकते हैं, हम और भी पौधे का व्यवहार कर सकते हैं। हम अपने किचन गार्डन में करी लीव्स को लगा सकते हैं। आप जानते हैं करी लीव्स डायबिटीज़ पे बहुत ही उपयोगी है। हम भिंडी को लगा सकते हैं, करी लीव्स और भिंडी को मिलाकर आप अगर उसका इन्फ्यूजन पिएंगे तो आप डायबिटीज़ से लड़ पाएंगे। तो छोटे छोटे चीज़ें पे अगर हम ध्यान दे पाएंगे तो हम ऑर्गेनिक भोजन कर पाएंगे, हम अपने शरीर को ठीक रख पाएंगे। और कोई नेशन, कोई देश तभी डेवलप हो सकता है जब उसके यूथ मजबूत हो, जब उसके लोग मजबूत हों। तो हमें मजबूत होने के लिए हमें अपने वातावरण को समझना पड़ेगा, अपने शरीर को समझना पड़ेगा और पूरी कोशिश करना होगा कि हम केमिकल्स ना खाएं, हम पारंपरिक जीवन शैली अपनाएं और पारंपरिक जीवन शैली को दूसरों तक पहुंचाएं भी, इसको अवेयर भी करें। लाइफ मिशन चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री ने लाइफ मिशन को शुरू किया है। लाइफ मिशन का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि हम पारंपरिक जीवन शैली को अपनाएं, कम से कम चीज़ों को बर्बाद करें, जितनी ज़रूरत है उतने ही उपयोग में लाएं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई भी संपदा हो हमारे देश का, हमारे जंगल का, हमारे आसपास का। तो ये मेरी पहली जर्नी थी जिसमें मैंने थोड़ी सी सिमलीपाल के बारे में बताया, वहाँ के 2 प्रिमिटिव ट्राइब मांगकड़िया और खड़िया के बारे में बताया। और ये मैं एपिसोड इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं लास्ट 10 ईयर से देख रहा हूँ वातावरण में परिवर्तन। और पर्टिकुलरली कल मैं भुवनेश्वर में घूम रहा था और जब मैं वापस आया तो मुझे एहसास हुआ कि भुवनेश्वर कितना गर्म हो गया है या वातावरण कितना चेंज हो गया। अगर इसी प्रकार से चेंज होता रहा तो ये बात सिर्फ भुवनेश्वर की नहीं है, वो पूरे दुनिया के हर सिटीज़ की है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनके हेल्थ की है, उनके जीवन शैली की है। उसे हमें ठीक करना पड़ेगा अगर हमें अपने देश को ठीक करना है। तो इसी के साथ फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे और फिर मैं किसी दूसरे टॉपिक पे बात करूँगा।
तो धीरे धीरे प्लांट पे, लैंडस्केप पे, जीवन शैली पे, पारंपरिक मतलब जो जीवन शैली है, पारंपरिक फूड है, पारंपरिक मेडिसिन पर मैं डिस्कस करूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपना एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाऊं ताकि लोग अवेयर हों, फॉरेस्ट ऑफिसर्स अवेयर हों, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अवेयर हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अवेयर हो और जन जन तक मेरी बात पहुंचे। धन्यवाद।